हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग एचएससी का लास्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वो हम लोग देखेंगे। इसके पहले के जो भी 9 चैप्टर्स है ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे पोस्टेड है। कुछ भी डाउट्स हो उसमें आप वो वीडियो देखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको पक्का हेल्प करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज़ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। सो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया मतलब जहाँ पे हमारी कोई भी टाइप की इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होता है, मतलब जहाँ पे हम लोग दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से गुड्स खरीदते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ को गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी हम लोग मतलब दूसरे कंट्रीज़ के साथ परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो वो होता है हमारा फॉरेन ट्रेड। इंडिया वॉज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियलाइज नेशंस, पर्टिकुलरली इंग्लैंड, एंड इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मतलब इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करता था बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, और वहाँ से मतलब दूसरे कंट्री से हम लोग क्या करते थे, जो एक्सपोर्टेड गुड्स है मतलब जो फिनिश गुड्स है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते थे। ये इसमें मोस्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी इंक्लूडेड होता है। सो मीनिंग ऑफ अभी ये जो फॉरेन ट्रेड है इसमें इंटरनल पैटर्न में आता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। सो फर्स्ट हम लोग करेंगे इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री। मतलब क्या कि मेरी जो कंट्री है विद इन द बाउंड्रीज, सो मेरी जो कंट्री है, मेरी कंट्री के अंदर मैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस या सेल करती हूँ तो वो हो जाता है मेरा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेडर भी कहा जाता है। सेकंड आता है फॉरेन ट्रेड, जो इंटरनेशनल या फिर एक्सटर्नल लेवल पे होता है, जहाँ पे दूसरे कंट्रीज के साथ हम लोग गुड्स एंड सर्विस परचेस एंड सेल करते हैं, जिसको हम लोग इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। अभी इंटरनल ट्रेड के बारे में उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में उन्होंने डेफिनेशन दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। मतलब क्या, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? हमारा रिलेशन है या फिर एक कनेक्शन है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्ट करते हैं, मतलब या तो परचेस करते हैं या तो सेल करते हैं। तो इसमें जो 3 टाइप्स है जो हमारे फॉरेन ट्रेड है, वो 3 टाइप्स के। एक होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। अभी इंपोर्ट तो मालूम है, जो हम लोग दूसरे कंट्रीज से खरीदते हैं, एक्सपोर्ट जो हम लोग सेल आउट करते हैं। बट हमारा एंट्रीपोर्ट क्या रहता है कि मैंने क्या किया, एक कंट्री से रॉ मटेरियल परचेस किया, उसको मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके किसी और कंट्री को बेच दिया। मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल का इंपोर्ट भी आ गया और वही जगह पे मेरा जो एक्सपोर्ट भी आ गया दूसरे कंट्री के लिए, तो वो हो गया मेरा इंटरपोर्ट ट्रेड। सो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करती हूँ। एक्सपोर्ट क्या होता है? दूसरे कंट्रीज़ को मैं सेल आउट करती हूँ। एंट्रीपोर्ट मतलब एक जगह से रॉ मटेरियल खरीदो और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके दूसरी कंट्री को बेच दो। अभी हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि दूसरी करेंसी हमारे कंट्री में आएगी, हमारी करेंसी दूसरे कंट्री में जाएगी। तो ये चीज़ की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है वो और अच्छा होता जाएगा। तो इसका मेजर रोल क्या है? टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब दूसरी करेंसी हमारे पास अर्न कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। अगर हम लोग हमारा गुड्स सेल आउट करते हैं तो वो लोगों से उनकी करेंसी हमारे कंट्री में आ सकती है। सेकेंड, encourages इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। मतलब हमारे जो भी फॉरेन ट्रेड्स है या फिर प्रोड्यूसर्स है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो डोमेस्टिक मार्केट मतलब हमारे विद इन द कंट्री के मार्केट के बाहर जाके बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी ट्रांजैक्शंस कर पाए, ताकि दूसरी कंट्रीज़ भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर पाए। डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस, सम कंट्रीज हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, दे शुड एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन द एडवांस स्किल्ड मैन पावर। मतलब क्या होता है, कुछ कुछ कंट्रीज़ में है ना बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल रहता है या फिर मटेरियल अवेलेबल रहता है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लगता है, वाइल कुछ कंट्रीज़ के पास मटेरियल नहीं रहता लेकिन लेबर अच्छा रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक कंट्री से रॉ मटेरियल या फिर जो रिसोर्सेज है वो खरीदेंगे, उसको जिसके पास लेबर पावर अच्छा है, स्किल्ड लेबर है, वो लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे और फिर वो वापस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, चैनलाइज द प्रोडक्शन ऑफ दोज
गुड्स विच वुड बी द हाइएस्ट इन रिटर्न्स। मतलब क्या होगा, एक तो हम लोगों को मालूम है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वाइल हमारी डिमांड या फिर प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो क्वाइट हाई रहता है। सो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे हम लोग मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे मिला पाए, मतलब वेस्टेज कम हो, लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा अच्छे से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर अच्छी क्वालिटी कैसे होगी। और बेसिकली वो जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिनिमम रिसोर्सेज में से हम लोग बनाएंगे उसमें से मैक्सिमम रिटर्न्स हम लोगों को किस तरह मिल सकते हैं, ये यहाँ पे देखा जाएगा। फिर आता है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल, द डिमांड एंड द सप्लाई इन द पोजीशन ऑफ अ स्टेबल विच टर्न स्टेबलाइज द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वजह से जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई, अभी जितना डिमांड है उस हिसाब से वो सप्लाई होता है। अभी विद इन द डोमेस्टिक एरिया देखा जाए तो मे बी रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगाओ कम मंगाओ तो वो स्टेबल करने के लिए एज़ कम्पेयर थोड़ा हार्ड होगा, बट बाकी कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर ईजीली हो जाए तो प्रोडक्शन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटर्स भी रहते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए। सो ब्रांड भी अलग हम लोग खरीदेंगे तो भी प्रोडक्ट तो सेम मिल सकता है। सो ये टाइम पे क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई इक्वल लेवल पे मे भी आ सकता है, इसके वजह से हमारी जो प्राइस होगी वो स्टेबल भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, मतलब एक ही टाइप्स के अलग अलग गुड्स एंड क्वालिटीज़। जैसे हम लोग कपड़ों में भी देख लो, लोकल हो गया, ब्रांडेड हो गया, तो ऐसे अलग अलग मल्टीपल चॉइसेस, फिर उसमें अलग डिज़ाइंस, अलग पैटर्न्स, अलग ट्रेंड्स, उस हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज चूज़ करते हैं। फिर आता है ब्रिंग्स द रेपुटेशन एंड हेल्प्स टू अर्न द गुडविल। मतलब क्या कि गुडविल का मतलब क्या होता है कि कंपनी की रेपुटेशन। सो एज अ कंपनी मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोड्यूस करके खरीदेगा कौन? अगर मेरे कंपनी का नाम ही मार्केट में अच्छा नहीं होगा तो कोई नहीं खरीदेगा। तो मेरे को वो नाम, मेरा जो कंपनी का रेपुटेशन है वो मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे मेरे गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो वो टाइम पे मेरा गुडविल इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा रेपुटेशन भी बढ़ेगा और मेरा गुडविल भी बढ़ेगा। गुडविल एंड रेपुटेशन इज़ वन एंड द सेम थिंग, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल हम लोग मनी में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन एंड द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मतलब इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसको डायरेक्शंस या फिर कंपोजिशंस किस हिसाब से? तो पहला है इंक्रीज इन द ग्रॉस नेशनल इनकम। सो बेसिकली 1990 to 91 में शेयर्स द इंडिया फॉरेन ट्रेड इन द ग्रॉस नेशनल इनकम बाय 17.55%। मतलब 90 और 91 में जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहे थे उसमें से हमारा टोटल 17.55% ऑफ इनकम जनरेट हुआ। इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ ट्रेड, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी, हमारी जो ट्रेडिंग के है गुड्स एंड सर्विस के, उसको इम्प्रूव कर दिया गया और बढ़ाया भी गया। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब जब भी पहले के टाइम पे कैसा था, 1991 में हमारी 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो उसके पहले हमें कुछ भी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी होती थी तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रोसीजर्स होते थे। सो 1991 में जब ये स्टार्ट हुआ, मतलब 1991 में जब ये NEP आया, तो NEP में उन्होंने काफ़ी हद तक प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कम कर दिए थे। सेम चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट, प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज एन इम्पोर्ट कंज्यूमर्स लाइक मेडिसिन, क्लॉथ, petrol. India is now importing mainly capital goods like high-tech machinery, chemicals, fertilizers, etc. मतलब इंडिपेंडेंस के पहले हमारी इंडिया क्या इंपोर्ट करती थी? मेडिसिन, क्लॉथ और पेट्रोल वगैरह। और अभी जब इंडिया आफ्टर दैट मतलब आफ्टर दिस कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट करती है, जैसे कि हाईटेक मशीन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए। फिर आते हैं ओशनिक ट्रेड, मतलब जो हमारी मरीन ट्रेड्स वगैरह होती है, तो इंडिया की ओशनिक ट्रेड अराउंड 68% है। मतलब इंडिया में मरीन से जो भी हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट 68% है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू पोर्ट्स, मतलब नए नए पोर्ट्स वगैरह बनाए गए, जहाँ जैसे मुंबई आ गया, कोलकाता आ गया, चेन्नई पोर्ट्स आ गए। तो यहाँ पे हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भेजना है, दूसरी कंट्रीज से वो गुड्स हमारे यहाँ पे आना, ये कहाँ पे स्टोर होंगे या फिर कहाँ पे रखे जाएंगे या फिर कहाँ से आएंगे उन, तो ये पोर्ट्स इसके लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन इन द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अभी फॉरेन ट्रेड के डायरेक्शंस क्या है? अभी हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस या तो इम्पोर्ट कर लेते हैं या तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग
ट्रेंड्स ऑफ एक्सपोर्ट मतलब क्या कि हम लोग कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। सो एक्सपोर्ट में फर्स्ट आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग 2001-2002 में करते थे एज़ पर द कैपेसिटी, और हमारी जो एक्सपोर्ट होते थे वो सारे के सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बेसिस, मतलब जो पेट्रोलियम कैपेसिटी और पेट्रोलियम मतलब जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। सेकेंड है जेम्स एंड ज्वेलरी, अप्रॉक्सीमेटली 13.3% शेयर हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे इन द ईयर ऑफ 2014-15 तभी मिलता था। केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे एक रीजनेबल प्राइजेस में। फिर आते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स मतलब क्या कि जहाँ पे हमारा जो इंजीनियर प्रोडक्ट्स है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, वो सारी चीज़ें भी इसमें आने लग गई। अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द इंडिया के जो इंजीनियर गुड्स है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं सिंस 2017-18। वही अभी हम लोग ट्रेंड्स के हिसाब से हम लोग इंपोर्ट क्या क्या करते हैं। सो इंपोर्ट में हम लोग करते हैं फर्स्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वापस इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग जो इंपोर्ट करते थे वो 2001-2002 के हिसाब से, और एक्सपोर्ट करते थे 2001 एंड 2 के हिसाब से, वाइल इंपोर्ट 90 और 92 के हिसाब से 31% था। गोल्ड हमारे यहाँ पे नहीं देखा जाए तो बहुत हद तक हमारे पास गोल्ड है, तो वो जो गोल्ड है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता था बाद में, पहले एक्सपोर्ट किया जाता था, अभी इंपोर्ट भी किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स भी हैं जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए, और काफ़ी हद तक अलग अलग जगहों पे हम लोगों को फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। वो 1990-91 में उसका 4.1% एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो गया था क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर आते हैं आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो आयरन एंड स्टील है ये बेसिकली इसका एक्सपेंडिचर 4.9 था, फिर 2.1 हो गया 16-17 में, मतलब इसका खर्चा कम हो गया। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेंड एंड द रोल। ये जो रोल है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो ट्रेंड्स है ये दोनों में से एक मोस्ट ऑफ आ सकता है। अभी ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोगों को मोस्ट ऑफ शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ अ रिलेशन ओवर द पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट इन द फिजिकल गुड्स। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये एक टाइप का रिलेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं अलग अलग पीरियड्स में गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, या तो इम्पोर्ट करते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये बैलेंस कब होगा, मतलब जो बैलेंस क्या रहता है, जो जब दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, मतलब जितना इंपोर्ट है उतना ही एक्सपोर्ट हुआ तो वो हो गया इक्वल्स, हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द समरी ऑफ द स्टेटमेंट इन द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या ये एक ट्रांजैक्शन है बिटवीन वन कंट्री टू अदर कंट्रीज। और नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट द कंट्री इज गिवन फॉर द पीरियड यूजुअली अ ईयर। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहता है जहाँ पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, उसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह हम लोग पोस्ट करके रखते हैं, और ये मोस्ट ऑफ ईयरली पैटर्न में होता है। फुल ईयर की इन्फॉर्मेशन एक साथ पोस्ट हो जाती है। सो यहाँ पे हमारा 10th चैप्टर ख़त्म हो गया। 10th चैप्टर काफ़ी छोटा है, इसमें से एक दो क्वेश्चंस जो एक मैंने बोला ट्रेंड्स के बारे में, और दूसरा रोल्स का इन्फॉर्मेशन, मतलब रोल ऑफ द फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार आज ये वीडियो में हम लोग क्या कर लेते हैं कि स्टार्टिंग से जो 10 चैप्टर्स है उसका क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं। क्विक रिवाइज़ का मतलब इसमें हम लोगों ने किसमें क्या क्या है, या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था, सो दैट आपको एक रिविजन हो जाए। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो 10 चैप्टर्स है उसको एक क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं विद इन 10 मिनट्स, उसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और साइड बाय साइड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी मैं आपको मार्किंग दे दूंगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दे दूंगी आपको। सो अभी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो में हम लोगों ने देखा था माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल। माइक्रो मतलब जो छोटी साइड होती है, मतलब मिनिमम इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाता है, और मैक्रो मतलब ओवरऑल रहा जाता है। इसमें हम लोगों ने माइक्रो में उसके कुछ स्कोप्स एंड फीचर्स देखे थे। फीचर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसके बाद इम्पॉर्टेंस भी देखे थे। बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग ओवरऑल चीज़ें देखते हैं। ओवरऑल में इसमें भी फीचर्स इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकेंड था यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी मतलब जो भी हमारी डिमांड है, सपोज मेरे को प्यास लगी है, मैं जाके पानी पी लूँगी, तो मेरी वो हो गई यूटिलिटी। मतलब मेरी डिमांड है, जितनी डिमांड है उसमें से जितनी मैंने फुलफिल कर ली वो हो गया यूटिलिटी। सो यूटिलिटी के कुछ फीचर्स देखे थे और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखा था, और इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी देखा था, विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन।
उसके बाद हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के वजह से मेरा जो कॉस्ट बढ़ता है उसको हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी बोला था। तो उसका लॉ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर नेक्स्ट आता है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जहाँ पे डिमांड क्या है, जितनी मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा है, उतना मैं खरीदना चाहती हूँ और मेरे पास उतना पैसा है कि मैं खरीद सकती हूँ। दैट इज डिज़ायर प्लस विलिंग प्लस एबिलिटी टू पे, वो हो गया मेरा डिमांड। सो इसमें डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा इसके रिलेटेड। सो ये लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी मिस नहीं करना है। फिर आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखे थे, जो थे इनकम, क्रॉस और प्राइस। और प्राइस के वापस 5 थे, दैट इज प्राइस इलास्टिक, प्राइस इन इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक और यूनिटरी। सो 3B में ये जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है वो अच्छे से करके जाना, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ ही जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरिंग द डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। सो फैक्टर्स में जो हम लोगों ने फैक्टर्स में मोस्ट ऑफ में भी कुछ आ सकता है। फिर आता है सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस मतलब क्या कि मेरे गुड्स एंड सर्विसेज जो जितनी डिमांड है मार्केट में, उस हिसाब से मैं प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई कर रही हूँ। तो इसके रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा था। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वही है, लॉ ऑफ सप्लाई। बिल्कुल नहीं भूलना है तीनों लॉ, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो स्टेटमेंट्स हैं और अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हुए, वो वर्ड टू वर्ड वैसे ही आने चाहिए, उसमें कुछ भी चेंजेस मत करना। जैसे डेफिनेशन लिखते हो वैसे ही लिखना है अगर पूछा जाए तो। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देखे थे। ये कॉन्सेप्ट में मे भी कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। ये जो है या तो टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, या मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट का। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 3 पार्ट से, प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन। प्लेस में लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल देखा था, और टाइम में बहुत कम पीरियड के लिए हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं। कम पीरियड के मतलब 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं, 2, 4, 5 साल चलेगा वो रहता है, और 5 साल के ऊपर वाले रहते हैं। फिर हम लोगों ने देखे थे टाइप्स ऑफ कंपटीशन विच इज़ परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। सो इसके रिलेटेड जो ये पार्ट है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सो ये अच्छे से करके जाना। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है। मोनोपोली में था सिंगल सेलर और बहुत सारे बायर्स। ओलिगोपोली में था फ्यू सेलर्स बट मैनी बायर्स। एंड मोनोपोलिस्टिक में था कि एक ही टाइप का, मतलब एक ही सेलर अलग अलग गुड्स सेल आउट कर रहा है। फिर इंडेक्स नंबर में इंडेक्स नंबर में एक है जो हम लोगों ने मेथड देखा था कि इंडेक्स नंबर कैसे सॉल्व किया जाए। उसका पीडीएफ ऑलरेडी एक वीडियो में है, जो इंडेक्स नंबर का चैप्टर है उसमें उसका पीडीएफ है अवेलेबल। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब इंडेक्स नंबर का ये जो फॉर्मूला तो हम लोग अप्लाई करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आया तो स्टेप्स याद करके जाना, और स्टेप्स ऊपर नीचे मत करना। फीचर्स और इंपॉर्टेंस वगैरह ऊपर नीचे होगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं करता है, लेकिन अगर किसी का भी प्रोसीजर या फिर स्टेप्स अगर आप लोग लिख रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड प्रॉपर स्टेप में ही आना चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल मत करना। नेशनल इनकम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे कंट्री का इनकम किस हिसाब से होता है। फिर हमारे जो टाइप्स ऑफ बैंक्स है या फिर हमारी नेशनल इनकम का फीचर्स क्या है। उसका 2 सेक्टर सर्कुलर देखा था, मतलब मैं एक जगह जॉब करूँगी, वहाँ से मैं पैसा कमाऊँगी और वो एक कंपनी में मतलब कहीं और खर्चा करूँगी मेरी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए। उसका सर्कुलर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है 2 सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट होता है आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपको मे बी शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने डिफ़िकल्टीज़ भी देखे थे
कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। उसके बाद इन दोनों में से कोई तो भी एक, ये दोनों को बस एटलीस्ट अच्छे से करके जाना, आया तो आ सकता है इन द ऑप्शन। फिर नेक्स्ट हम लोग 8th चैप्टर पे थे, पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया। मतलब पब्लिक फाइनेंस मतलब पब्लिक क्या करती है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक पे खर्चा करती है, उनके लाइक रोड कंस्ट्रक्शन आ गया या फिर रेलवेज आ गए या अलग अलग एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है हमारे कॉमन पीपल पे, ताकि वो बेनिफिशियल रहे हमारे लिए। तो उसके रिलेटेड हमने पढ़ा था। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाना स्ट्रक्चर में। और हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल, और ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। उसके बाद उसमें आएंगे सोर्सेस ऑफ पब्लिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिस्टिंग्विश आ सकता है मे बी, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो सोर्सेस है वो एक करके जाना। बैलेंस ऑफ टाइप्स ऑफ बजट है, बैलेंस ऑफ बजट में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ तो या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या तो शॉर्ट नोट्स में आ ही जाता है। सो कहीं ना कहीं 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क का कुछ तो आ ही सकता है। उसके बाद 9th चैप्टर था, हम लोगों ने देखा था, दैट इज़ मनी एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट में हम लोगों ने मनी मार्केट एक रहता है और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो भी पैसा हम लोग लिक्विडेट करते हैं, इजीली लिक्विड हो सकता है। और कैपिटल मार्केट मतलब जो एक बार वो वहाँ पे गया तो चला गया, वो लाइफ टाइम में या फिर कुछ पर्टिकुलर सालों के लिए, मैक्सिमम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है। उसमें आरबीआई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब अलग अलग बैंक्स के बारे में, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो इसमें से शॉर्ट नोट्स के लिए मोस्ट ऑफ कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ना कुछ आ जाएगा उसका। रोल ऑफ मनी मार्केट करके जाना, ये इम्पॉर्टेंट है वापस। फिर नेक्स्ट है ये चैप्टर में अभी लास्ट चैप्टर जो है 10th चैप्टर, जो ये वीडियो में हमने किया था उसके रिलेटेड भी देख लेते हैं, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। सो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में क्या था कि हम लोगों ने क्या किया था कि इंटरनेशनली हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके रिलेटेड हमने इसमें देखा था। तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट 3 पार्ट्स देखे थे। उसका रोल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल करके जाना। और ये जो ट्रेंड्स है, ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा मतलब मेजरली ये जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस बोल सकते हो या फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर बुक बोल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। माना कि ये क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा है, पर ये क्वेश्चंस को फ़िलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है। जैसे आपको ये ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प करेगा, ब्रीफ क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, 1 सेंटेंस में हेल्प करेगा। सो ओवरऑल पेपर में जो छोटी मोटी चीज़ें या फिर बड़े बड़े आंसर्स आते हैं वो फ़िलहाल मार्किंग में दिया है। आई विल ट्राई कि वो थोड़े और कम हो जाए और कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सो इट विल बी वेरी ईजियर टू यू, बट फ़िलहाल के लिए इतना आप ट्राई कीजिए कि ख़त्म कर दें। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हमारी OCM की स्टार्ट होगी। OCM, बुक कीपिंग, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट्स आएंगे अदर दैन लैंग्वेजेस। सो कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।